नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ का जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों का ये चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। बीकॉम एंड बैफ के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये दो चैप्टर कंबाइन है, तो इसके आपके लेक्चर्स कंबाइन में हो जाएंगे। अब ध्यान दो थोड़ा, टीवाई बैफ के लिए जो सिलेबस है उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग 1 है एंड समझ लो मार्जिनल कॉस्टिंग 2 है। मतलब इन दिस आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के दो चैप्टर है। फर्स्ट वन इज अ सिंपल चैप्टर जो नॉर्मल बीकॉम के साथ कवर करेंगे, एंड जो मार्जिनल कॉस्टिंग सेकंड चैप्टर है ना, दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग चैप्टर है फॉर टीवाई बैफ ओनली, नॉट फॉर बीकॉम। तो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन चैप्टर में क्या इंक्लूड रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या तो हम लोगों को हमारे प्रोडक्शन को एक्सपांड करना है कि नहीं करना है, मार्केट को कैप्चर करना है कि नहीं करना है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेने के लिए, या तो अगर हमारा एक दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है तो उसको डिसकंटिन्यू करना है कि कंटिन्यू करना है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज होता है मार्जिनल कॉस्टिंग 2। दिस इज ओनली फॉर बैक, एंड बीकॉम के लिए सिर्फ एक ही रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग जो दोनों के लिए कंबाइन है, जो हम लोग आज देखेंगे। क्लियर हो रहा है? अभी जो पीडीएफ करने जा रहे हैं ना, ऑल दैट क्वेश्चंस आर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, सारे के सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस है और पेपर में बोर्ड में आए हुए समझे। तो बैफ के लिए इसमें से एक क्वेश्चन होगा ही होगा, बीकॉम के लिए भी इसमें से एक क्वेश्चन होगा ही होगा, कंपल्सरी। क्लियर हो रहा है? इतना भी करके जाओगे तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कंफर्म, ठीक है ना। एंड अगेन इसके बेसिस के ऊपर हम लोग बैफ के टेक्स्ट बुक के और सम्स कवर करेंगे। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट इज व्हाट, चलो बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कोई बता सकता है? पता है तुम लोगों को कॉस्ट मीन्स व्हाट? कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो। यस, प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी टोटल एक्सपेंसेस जनरेट होता है कोई भी प्रोडक्ट को, अगर उसको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, उसको मार्केट में सेल करना है, तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करने से लेके उसको प्रोडक्शन करने तक, एंड तक जितना एक्सपेंसेस होता है ना, दैट टोटल एक्सपेंसेस इज नोन एज अ टोटल कॉस्ट। यस और नो? बराबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। नॉर्मल लॉजिक क्या होता है, टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे, देन यू गॉट व्हाट, सेल्स ना। समझो हमारे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 है, कॉस्ट मींस द टोटल एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते वक्त जितना भी एक्सपेंसेस जनरेट होता है दैट इज नोन एज अ कॉस्ट। फिर उसमें समझो मैंने सोचा कि हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, 1 यूनिट के पीछे कितना रुपीस का प्रॉफिट चाहिए, 2 रुपीस का, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो, सेल्स 12 रुपीज मिलेगा। तो दिस इज अ कंसेप्ट, ये आपको सबको, कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेल्स मिल सकता है, और अगर उसमें लॉस हो रहा है तो वो लॉस माइनस होता है, तब जाके सेलिंग प्राइस मिलता है। क्लियर हो रहा है? ओके, अगेन कम टू द concept of cost. In a cost, normally so many type of cost are there. अगर आप कॉस्टिंग को डिटेल्स में देखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, सम कॉस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना देखेंगे। इन अ कॉस्ट वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज व्हाट, fixed cost, right now? Okay, abhi variable cost means what, the cost which is completely depend upon your production. Production increases, cost is also increases, production decreases, cost is also decreases, and this type of cost is known as a variable cost. Variable matlab changing, जो change हो रहा है, जैसे ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, समझो 1000 केजीज, 1000 यूनिट के लिए 1000 केजी का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, एंड रॉ मटेरियल इज ₹2 पर केजी। रॉ मटेरियल का रेट क्या है मार्केट में, ₹2 पर केजी। इसका मतलब एट द रेट ₹2 पर केजी आया। फिर कॉस्ट कितना हुआ बोलो, 2000। यही हम लोगों ने 3000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है, 2 ही है, तो टोटल कितना बन जाएगा, 6000। ये सर नो, तो ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। यहाँ पे है हमारे यूनिट्स, ये पर यूनिट, एंड दिस इज अ टोटल कॉस्ट। यस और नो, समझा कि नहीं? देन अगेन, अगर हम लोगों ने 1500 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो क्या हो सकता है, 3000। ऑब्जर्व करो, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कॉस्ट भी चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कॉस्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ यूनिट यहाँ डिक्रीज हुआ, कॉस्ट भी इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो कॉस्ट हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट इंक्रीज होगा, एंड प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। दैट कॉस्ट इज नोन एज अ विच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट का एक नेचर आपको याद होना चाहिए, क्या है देखो, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बताया मैंने, इन अ वेरिएबल कॉस्ट
per unit is always constant and in a variable cost according to units cost is going to be changed. यूनिट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कॉस्ट चेंज हो रहा है. डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, यूनिट इंक्रीज होगा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट एज वेल एज कॉस्ट. ओके, तो इन अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट इन अ वेरिएबल कॉस्ट हमारा अमाउंट चेंज हो सकता है, कॉस्ट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द यूनिट. कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट है? और सिंपल एग्जांपल चाहिए तो समझ लो, हम एज्यूम कर लो हमारे पास टीचर अवेलेबल है, मतलब क्लासेस है, क्लासेस में मैंने एक टीचर को टीचिंग के लिए रख दिया और हर एक टीचर के लिए मैं मतलब हर एक उस टीचर को उसका जो सैलरी है वो डिसाइड किया 1 स्टूडेंट के लिए 500. तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे उसका कॉस्ट क्या होते जाएगा, इंक्रीज. यस और नो? तो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज अ व्हिच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर हो रहा है? बट इतना आप कंपल्सरी याद रख रहा है, इन अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज सेम, इसको भूलना मत. एंड क्या चेंज होता है बोलो, कॉस्ट इज गोइंग टू बी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मींस द कॉस्ट which is not depend upon your production. Production increases or production decreases, cost is always same. एग्जाम्पल देते हैं, समझ लो इस क्लासरूम का जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है. ओके, अगर समझो मेरे पूरे एक दिन में 2 बैचेस होते हैं 4 आवर्स के, 2 आवर के टोटल 4 आवर्स के बैचेस है, तभी भी मुझे रेंट कितना पे करना है बोलो, 10,000. हाँ या ना? वही अगर समझ लो मैंने फुल डे क्लासेस लिया, फुल डे मेरे बैचेस चल रहे हैं, तभी भी कितना रेंट पे करना है, 10,000. तो प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, मेरा सेल्स चेंज हो रहा है, बट कॉस्ट चेंज हुआ क्या? नहीं. मेरा वेकेशन चालू है, क्लास को छुट्टी है, कोई क्लासेस नहीं है, तभी भी रेंट कितना पे करना है, 10,000. मतलब ऐसा कॉस्ट के जो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कॉस्ट कंपलसरी होगा और वो उतना ही होगा. दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज अ व्हिच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. समझ में आया? ओके, अब उसका एग्जांपल देते हैं. समझो हम लोगों ने 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया एंड फैक्ट्री का जो रेंट है ना उस टाइम पे हम लोग पे कर रहे हैं 10,000. कितना पे कर रहे हैं फैक्ट्री रेंट? 10,000. दिस इज अ यूनिट, ये पर यूनिट समझ लो और ये कॉस्ट समझ लो. तो सोचो पर यूनिट कितना आएगा, 2 आएगा ना? यस और नो? वही अगर हम लोग ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री का रेंट तो 10,000 ही है, तो पर यूनिट कितना होगा बोलो, 1. अब समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? राइट है? ओके, तो इसका क्या, हाँ 20 आएगा ना, और यहाँ पे कितना आएगा फिर, पक्का आपने देखा 20 आएगा, हाँ हाँ एक 0 एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे फिर कितना होगा, 10 होगा. यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? तो इसका मतलब देखो, इन अ फिक्स्ड कॉस्ट हमारे यूनिट चेंज हो रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट्री मतलब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, बराबर ना? तो फिक्स कॉस्ट सेम होता है, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहेगा अमाउंट में, और पर यूनिट चेंज होता है. तो पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम है, पर यूनिट, बट फिक्स कॉस्ट में क्या सेम रहता है, अमाउंट. बस इतना याद रखिए, टोटल कॉस्ट सेम रहता है. क्लियर हो गया? एंड मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स वेरिएबल कॉस्टिंग. क्या बताया मैंने? मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है. राइट रेवांशी? डाउट है कुछ? समझा? ओके चलो अब देखते हैं हम लोग एक्चुअली फॉर्मूलाज. तो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग समझा. जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग का सम सॉल्व करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ना आपको कंपल्सरी प्रिपेयर करना है. ओके, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा. ये हमारा स्पेशल मतलब बोलते हैं ना कि ये हम लोगों के खुद के टेक्निक्स है कि ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो सब इजी जाता है. तो कंपल्सरी आपको पहले ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन. ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अवेलेबल नहीं है, बट जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो स्टेटमेंट में पुट करो, ट्राई टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. जितना है उतना, बाकी का ब्लैंक छोड़ दो. राइट चिन्मय? ओके, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे लिखे जाते हैं यूनिट. यूनिट का मतलब सबको पता है, क्वांटिटी. वो केजेस में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, यूनिट्स में भी हो सकता है, तो क्वांटिटी यहाँ आएगा. फिर पर्टिकुलर्स पर यूनिट एंड अमाउंट. सबको इसका मीनिंग क्लियर है ना, पर यूनिट एंड अमाउंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेन है, इसका कॉस्ट दैट इज अ पर यूनिट. मैंने एट अ टाइम 10 पेन परचेज किए, उनका टोटल कॉस्ट दैट इज अ कॉस्ट. समझा? एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का कॉस्ट दैट इज नोन एज अ पर यूनिट रुपीज, है ना? और सारे यूनिट का मल्टीप्लीकेशन करके जो मिलता है वो अमाउंट, और वो नंबर ऑफ यूनिट यहाँ आते हैं. क्लियर है? ठीक है, फॉर्मेट एकदम सिंपल है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन. क्या बताया मैंने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रॉफिट. मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में ना अगर आपको डिसीजंस लेने हैं, हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि येस और नो, ये ऐसा डिसीजन लेना है ना, तो वो लिया जाता है इसके बेसिस के ऊपर. किसके बेसिस के ऊपर? कंट्रीब्यूशन के बेसिस के ऊपर. कंट्रीब्यूशन को हम लोग प्रॉफिट समझ के चलते हैं, कैसे मैं बाद में एग्जांपल दे दूंगी, बट इतना क्लियर हो गया.
Sales minus variable cost, we got a contribution, and contribution minus fixed cost, we got a profit. Format एकदम simple है. Sales minus variable cost what? Contribution. Contribution minus fixed cost what? Profit. Okay. अब देखो ये per unit का जो information है ना वो सब contribution तक चाहिए, वो आगे का जरूरी नहीं है, क्योंकि fixed cost per unit में कहीं यूज ही नहीं होता, क्योंकि fixed cost किसमें important है? अमाउंट में इंपॉर्टेंट है ना, वो अमाउंट में सेम होता है, तो आपको ये पर यूनिट का वैल्यू लिखना ही नहीं है इन दोनों का, बस इतना इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फिर समझ लो क्वेश्चन में पर यूनिट अवेलेबल है और यूनिट अवेलेबल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू गॉट दिस. समझा? यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, यू गॉट व्हाट? अमाउंट. यहाँ लिख देती हूँ, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट, वी गॉट अमाउंट. सही है. ये हो सकता है कि क्वेश्चन में अमाउंट देखे रखा है एंड पर यूनिट अवेलेबल है, तो आप यूनिट निकाल सकते हो. कैसे? यूनिट निकालने के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट. देखो ना यहाँ ध्यान दो, यूनिट फाइंड आउट करना है, पर यूनिट यहाँ पे जाएगा तो क्या होता है? डिवाइड होता है. तो अमाउंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट, वी गॉट व्हाट? यूनिट्स. यहाँ तक क्लियर हो गया. एंड कभी कभी हम लोगों को अमाउंट अवेलेबल है, यूनिट्स अवेलेबल है, क्या निकालना है? पर यूनिट. इसमें भी वही, मतलब पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा तो अगेन अमाउंट डिवाइडेड बाय, देखो पर यूनिट निकालना है तो यूनिट मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ जाएगा तो क्या होगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, यू गॉट व्हाट? पर यूनिट. समझ में आया? क्लियर है? ओके. अब देखो फॉर्मेट तो क्लियर हो गया. अब ये जो लिखा है देखना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू गॉट अ कंट्रीब्यूशन. सही है. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मिला. अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, क्या मिला? प्रॉफिट मिला. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दो. समझ लो हमारा सेल्स है ₹10, वेरिएबल कॉस्ट है 6, कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच? 4. समझ लो फिक्स्ड कॉस्ट है 1, प्रॉफिट कितना मिलेगा? 3. अभी इनके स्टेटमेंट को वेरीफाई करके देखते हैं. सेल्स कितना है बोलो? 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 1, है ना? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 1 प्लस व्हाट? प्रॉफिट कितना है? 3 है. अब सोचो 10 माइनस 6 कितना आता है एंड 1 प्लस 3 कितना आता है? इसका मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, एंड इन दोनों का एडिशन किया तभी भी क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन मिलता है. ये सारे क्लूज क्लियर होने चाहिए. मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत इजी है, बट हम लोग बोलते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक क्लोज्ड आई कैसे होता है ना, और उसको खोलना है, जैसे क्विज कैसे हम लोग ओपन करते हैं उस तरह से. इसके क्लू समझे तो ये बहुत इजी जाएगा, बराबर ना? और पता ही नहीं चला कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ है तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते. स्टार्टिंग के बेसिक्स हम सिंपल है, बट हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देना आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ क्या पुट करना है, तब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. समझा? तो ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये सारे बेस पॉइंट है जो आपको यूज होने वाले, जो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड है. क्लियर हो गया? यहाँ तक के, कहाँ तक के? यहाँ तक. ओके. अब मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में एक्चुअल में अभी तक आपने देखा कि कॉस्टिंग में एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज है, लेजर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वी आर हैविंग दे से दैट कि सॉल्व दिस फॉर्मूलाज, बस इनफ. ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको नो जर्नल एंट्री, नो लेजर, कुछ नहीं. यहाँ पे दिख रहा है ना कितने फॉर्मूलाज है? टोटल 10. कंप्लीट 10 फॉर्मूलाज के ऊपर आपके चैप्टर कवर हो जाएगा. वहीं अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना तो टेक्स्ट बुक में आपको ऑलमोस्ट 23 to 25 फॉर्मूलाज दिए, और ये सारे बाहर नहीं हो सकते. तो आप बस ये 10 फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करो, इसी 10 फॉर्मूलाज को हम लोग घुमा फिरा के यूज करेंगे, आपके 25 फॉर्मूला कवर हो जाएंगे. क्लियर हो रहा है? तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, और वो फॉर्मूलाज एक्चुअली यहाँ से शुरू होते हैं. ये जो है ना, ये स्टेटमेंट बेसिस है, ये हमारा वर्किंग नोट है जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन के बाद, राइट? ठीक है. अब देखो सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. अभी प्रॉफिट तो मतलब प्रॉफिट होता है, बट मैंने अभी बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर डिसीजन लेना है तो प्रॉफिट मतलब क्या कंसिडर होता है? कंट्रीब्यूशन, बराबर ना? तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मीनिंग होता है हमारा प्रॉफिट हमारे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वॉल्यूम का कंपैरिजन मतलब सेल्स, हमारा प्रॉफिट हमारे सेल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज नोन एज अ पीवी रेशियो. समझा? हमारा सेल्स है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट कितना परसेंट है, दैट इज नोन एज अ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ठीक है. उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके. अब यहाँ ध्यान दो, ये कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इस सेल्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, यू गॉट द अमाउंट. या तो ये भी हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, वी गॉट व्हाट? पीवी रेशियो. कुछ भी लो, बट अगर अमाउंट ले तो दोनों अमाउंट कंसिडर करो या तो दोनों पर यूनिट लो, आंसर सेम आता है. फॉर्मूला याद हो गया? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. क्या मीनिंग होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? आपने सीखा है इकोनॉमिक्स में, आपको पता है, बोलो, बता सकता है कोई? ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट मींस ऐसा पॉइंट एट दैट पॉइंट देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस. एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मुझे बिजनेस में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसका कॉस्ट 10 रुपीज है और इसको मैं मार्केट में 10 रुपीज में ही सेल करूंगी, तो वी कैन से दैट देयर इज अ नो प्रॉफिट एज वेल एज नो लॉस. क्लियर हो रहा है? दैट पॉइंट इज नोन एज अ व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हम लोग मार्केट में कितना रुपीज का सेल करेंगे. क्या बोला मैंने? हम लोगों को मार्केट में कितने रुपीज का सेल करना है एट दैट पॉइंट देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन व्हाट रुपीज, तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. क्या बताया मैंने? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अब देखो जरा फिक्स्ड कॉस्ट कहां से आया? फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंपलसरी इन अमाउंट, इसलिए बोला यहाँ पर यूनिट में कुछ लिखो ही मत. अगर आप लिखोगे और बाय मिस्टेक अपने पर यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर होता है दैट इज कंपलसरी फॉर द अमाउंट वाला फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यू गॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट. आई होप नो डाउट इन दिस. क्लियर? वो भी किस में मिलेगा? रुपीज में मिलेगा. समझो इसका आंसर आया 2 लाख. इसका मतलब अगर आपने 2 लाख रुपीज का सेल्स किया एट दैट पॉइंट देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. बट वहीं अगर ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों को यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है? कितने क्वांटिटी का सेल मार्केट में किया, मींस देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, तो उसके लिए यूनिट वाला फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? चेक करो. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर इज द सेम फॉर बोथ फॉर्मूला, है ना? फिक्स्ड कॉस्ट न्यूमरेटर में है, बस डिवीजन में क्या हो जाएगा? अगर आपको आंसर रुपीज में चाहिए तो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बट वही अगर आंसर अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. पर यूनिट मतलब कंपलसरी दिस पॉइंट. क्लियर है? मतलब अगर ये स्टेटमेंट आपके पास है प्रिपेयर किया हुआ, तो आप बस इसको उठाओगे पॉइंट्स को और पुट अप करोगे. क्लियर है? ओके, तो ये हो गया. अब चाहिए रिक्वायर्ड सेल्स. ये दोनों पॉइंट क्लियर है? आंसर रुपीज में चाहिए तो ये फॉर्मूला, यूनिट्स में चाहिए तो ये फॉर्मूला. ठीक है, अब आता है रिक्वायर्ड सेल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड सेल्स? सी, समटाइम ये ऐसे हो सकता है ना कि मैंने सोचा कि हम लोगों को नेक्स्ट मंथ में 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है. प्रॉफिट, तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल्स चाहिए? समझा? मतलब हम लोग ने टारगेट डिसाइड किया. अभी जो भी प्रॉफिट है वो करंट प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलेगा, वो करंट ईयर का प्रॉफिट है. बट हम लोग सोचते हैं, हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट मंथ में या तो नेक्स्ट ईयर में मुझे 50,000 का प्रॉफिट चाहिए. तो 50,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने रुपीस का सेल करना होगा, ये जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, दैट इज नोन एज अ रिक्वायर्ड सेल्स. क्लियर है? देखो अब ये भी रुपीज में चाहिए, मतलब सेल्स आपको किस में चाहिए? रुपीज में. तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट, अमाउंट वाली फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट, दैट इज अ टारगेटेड प्रॉफिट. आपने जो डिसाइड किया ना वो प्रॉफिट 50,000, नॉट दिस प्रॉफिट. हाँ, ये नहीं. आपने जो डिसाइड किया हुआ प्रॉफिट है, टारगेटेड प्रॉफिट, यहाँ डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मतलब फॉर्मूला नंबर 4 से मिला हुआ आंसर. हो गया. वहीं अगर रिक्वायर्ड सेल्स हम लोगों को यूनिट में चाहिए तो न्यूमरेटर इज अगेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो अभी तक आपने इन फॉर्मूलाज को देख के ऑब्जर्व किया रहेगा, अगर आंसर रुपीज में चाहिए तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बट वहीं अगर हम लोगों को आंसर यूनिट में चाहिए तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फॉर्मूला इजीली याद कर सकते हो. फिर समझ में आया? देखो इनके बारे में वापस बता रही हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, तो 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स कितना होगा? वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज या तो इन यूनिट, जैसे क्वेश्चन में पूछा है. बट ये भी हो सकता है हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मंथ में हमारा सेल्स ही 10 लाख होना चाहिए. सेल्स कितना होना चाहिए? 10 लाख. तो विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन? सेल्स इज इक्वल टू हाउ मच? 10 लाख. तो प्रॉफिट कितना? मींस 2 पॉइंट्स है, सेल्स एंड प्रॉफिट. उनमें से एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरा निकालना है. दोनों सिचुएशंस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स. क्लियर? प्रॉफिट दिया है, सेल्स फाइंड आउट करना है, यूज रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला. एंड अगर सेल्स दिया है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, देन ओनली यूज विच फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स फॉर्मूला. क्लियर हुआ? समझा उदित? पक्का समझ में अच्छी तरह से? नेक्स्ट वन. अब ये आया नेक्स्ट वन, एमओएस. एमओएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अभी मुझे बताओ कि आप बिजनेस में सेफ कब होते हो? आपको क्या लगता है ऐसे कौन सा सिचुएशन है जहां पे आपको लगता है कि हाँ बिजनेस बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट है कि लॉस है, तब आप सेफ होते हो?
प्रॉफिट। प्रॉफिट सिचुएशन ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपको लगता है हमारा बिजनेस सेफ चल रहा है, तो हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। मतलब क्या, देखो समझ लो, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, एंड दिस इज योर टोटल सेल्स विच इज अ 5 लाख। टोटल सेल्स कितना है हम लोगों का, ये सेल्स है ए से लेके बी तक जो भी है ना, दैट इज अ टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स है 5 लाख का। इसमें से बीच में एक सी पॉइंट है, दैट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दैट इज अ 2 लाख। कितना है ब्रेक इवन पॉइंट, 2 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉइंट में ना मुझे प्रॉफिट है ना मुझे लॉस है। अभी देखो, इससे कम हुआ सेल्स तो क्या हो जाएगा, लॉस। इससे ज्यादा सेल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और हमारे बिजनेस में सेफ एरिया कौन सा होता है, प्रॉफिट वाला एरिया, सही है। तो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट वाला एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सिंपल है, दिस इज योर टोटल सेल्स, है ना। टोटल सेल्स में से अगर ये पोर्शन में निकाल दूं तो आप लोगों को ये मिल सकता है, और ये पोर्शन मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मिल गया, इजी है। ओके, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बोला है रुपीज में निकालो, तो सिंपल है, टोटल सेल्स रुपीज में लोगे, ब्रेक इवन पॉइंट का इन्फॉर्मेशन भी रुपीज में लोगे, दोनों को माइनस करेंगे, यू गॉट अ एमओएस एट रुपीज। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट्स में पूछा है तो टोटल सेल्स यूनिट्स में रहेगा, क्वांटिटी में, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट भी किस में रहेगा, यूनिट्स में रहेगा, बराबर ना, यहाँ से निकाला होगा। ओके, और सेल्स कैसे मिलेगा यूनिट वाला, यहाँ से, ये रुपीज सेल्स है बट ये यूनिट सेल्स है, दोनों को माइनस करो, वी गॉट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अ यूनिट। डन, समझा फॉर्मूला। एंड लास्ट वन इज अ प्रॉफिट। नॉर्मली आप ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते तो प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, बट समझो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और आपको प्रॉफिट नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, वी गॉट अ प्रॉफिट। डन, क्लियर हो गया। ये 10 फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बैफ के लिए इस फॉर्मूलाज के ऊपर 2 चैप्टर है, बीकॉम के लिए इस फॉर्मूलाज के ऊपर ओनली सिंगल चैप्टर है। क्लियर हो गया, गुड। Okay, now we are starting with the marginal cost is first question, that is a question number 7. From the following data, compute PV ratio. क्या find out करना है बोलो, PV ratio. Then break even point in a rupees and in unit. मतलब they say that find out the break even point in a rupees as well as in a units. ठीक है. And next one is the number of unit to be sold to earn a profit of 7,50,000. और कितने number of units sold करके रखे हैं, 7,50,000 के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,50,000। अगर हम लोगों को 7,50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना यूनिट सेल करना होगा। ओके, तो अभी प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यस राइट है, बोलो, रिक्वायर्ड सेल्स। प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेल्स फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रिक्वायर्ड सेल्स का यूनिट्स वाला, बिकॉज दे से दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर हो रहा है, मैं करके दिखाती हूँ, समझ में आया। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूपीएस। यूपीएस के लिए जो पीडीएफ दिया उसमें से क्वेश्चंस है, याद रखो आप, ठीक है। ओके, दिस इज अ पेज नंबर, बताना प्लीज, पेज नंबर कितना है, 256। सबसे पहले हम लोगों को प्रिपेयर करने का है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कंपल्सरी यही प्रिपेयर करो। अब इंफॉर्मेशन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेल्स प्राइस 20 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल 5 पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 6 per unit, variable administrative overhead 3 per unit, fixed factory overhead and fixed administrative overhead. Fixed factory overhead are 6,40,000 per annum and fixed administrative overhead are 1,52,000 per annum. That is a per year. Right है? Okay. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ यूनिट्स चाहिए। अब क्वेश्चन को हम लोगों ने रीड किया, कहीं यूनिट्स दिखाई दिया क्या, नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो उसको, जब मिलेगा इन्फॉर्मेशन तो लिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स पर यूनिट एज वेल एज वन अमाउंट। नॉर्मल मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया जो हम लोगों का डिसाइडेड है। ओके, तो पहले फॉर्मेट लिख के लेंगे, बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन यू गॉट व्हाट, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, एंड देन वी गॉट व्हाट, सही है। ओके, इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है, सेल्स प्राइस रुपीज है, 20 पर यूनिट बोला है तो उसको 20 पर यूनिट में लिखना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया वही लिखेंगे। नाउ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, पता है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, सब वेरिएबल कॉस्ट होता है, मतलब ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ, तो दैट इज नोन एज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी देखना, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज अ विच कॉस्टिंग,
सही है ना। तो जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है सबका टोटल यहाँ पे आएगा। तो अभी यहाँ ध्यान दो, अगर अभी एक सिंगल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ विच कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, कितना है डायरेक्ट मटेरियल? कितना? 5 पर यूनिट। देन डायरेक्ट वेजेस कितना? 6 पर यूनिट। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हाउ मच? 3 पर यूनिट। सबका टोटल 14। 14, तो ये 14 आप यहाँ लिखोगे। समझ में आया? तो 14 कैसे आया नीचे वर्किंग नोट में दिखाओगे। ये हो गया। अगेन 20 माइनस 14 व्हाट? 6। क्लियर है? अब हम लोगों के पास फिक्स्ड कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट है? बोलो पहला वाला फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितने? एंड सेकेंड वन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना? 1,52,000। करो सबका टोटल 7,92,000। तो अच्छा ठीक है, इसको कहाँ लिखो? अमाउंट की पर यूनिट। अमाउंट आपको क्लियर हो रहा है कि अमाउंट में देके रखा है रुपीज में, तो पर यूनिट में डैश 7,92,000। सही है ना। देखो अगर हमारे पास यूनिट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता तो इनको मल्टीप्लाई करके ये सब कुछ मिलता था। नहीं है, जितना इंफॉर्मेशन है उतने से स्टेटमेंट बनाओ, आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? ओके, नाउ दे से दैट फाइंड आउट व्हाट। पहला पॉइंट क्या पूछा है बताओ? यस, पीवी रेशियो। तो पॉइंट नंबर 1 पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो बताओ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 6 है ना, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 20 इनटू 100। करो 30%। क्यों? बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब भी पीवी रेशियो मिलता है इट इज इन द परसेंटेज। क्लियर हो गया? तो इसको कंपल्सरी ऐसे लिखेंगे, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30%। बॉक्स कंपल्सरी बनाना है आप लोगों को। एग्जामिनर को शो करो कि आपका आंसर कितना आया और उसको बॉक्स कर दो। भले वो पेन से ड्रॉ करो चलेगा, या तो भले आपने स्केल यूज नहीं किया, डायरेक्टली पेंसिल से ड्रॉ किया तब भी चलेगा, बट उसको बॉक्स करो। ठीक है। सेकेंड वन व्हाट दे से, यस ब्रेक इवन पॉइंट किसमें निकालना है? पहले रुपीज में बोला है, ठीक है ना। तो रुपीज वाले का फॉर्मूला क्या है बताओ? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, सही है ना। तो व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, क्या है? अब सब स्टेटमेंट में अवेलेबल है, आपको टेक्स्ट बुक में देखने का जरूरत नहीं है। 7 लाख व्हाट? 92,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 30। यस, 7,92,000 डिवाइडेड बाय 30 एंड प्रेस द परसेंटेज बटन आल्सो। 26 lakhs व्हाट? 40,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो भी रुपीज में आपको मिला 26,40,000। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, थर्ड वन में क्या फाइंड आउट करना है? अगेन ब्रेक इवन पॉइंट इन व्हाट? यूनिट्स। क्या फॉर्मूला है? यस, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यस अभी आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है। व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट नाउ? यस, 7,92,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज द 6। निकालो 32,000, बट ये यूनिट्स में है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट 1,32,000 यूनिट्स। रुपीज एक यूनिट से लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। समझा यहाँ तक? ओके, लास्ट में फोर्थ में क्या पूछा है बोलो? क्या दिया इंफॉर्मेशन? नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,50,000 दिया है ना। तो प्रॉफिट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाउ मच इज योर प्रॉफिट? 7,50,000। एंड क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ सोल्ड, ऑफ सेल लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब सेल्स निकालना है, वो भी किस में? नंबर ऑफ यूनिट्स में। तो रिक्वायर्ड सेल्स का यूनिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स लिखना जरूरी है ऐसा, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन व्हाट? यस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ध्यान दो, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना है? 7,92,000। तो दिस इज हाउ मच? 7,92,000 प्लस व्हाट इज द प्रॉफिट अवेलेबल? कितना प्रॉफिट?
यहाँ का नहीं है, टारगेटेड प्रॉफिट ये आपने लिखा हुआ 7,50,000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6। करो दोनों का टोटल, डिवाइड बाय 6 करके बोला कितना 2,57,000 और ये यूनिट थे तो इसको लिखो यूनिट्स, तो लिखेंगे required cells is equal to 2,57,000 what units. I hope no doubt in this. समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है वो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट। ओके गुड, ओके now we are starting with the question number 11. The following figures related to the Messrs Deepak Industries: fixed overhead 2,40,000, variable overheads 4 lakh, direct wages 3 lakh and direct material 8 lakh. Fixed overhead मतलब fixed cost है, nothing else. Yes or no? Variable overhead is a which cost? Variable cost. Direct wages? Yes, variable cost. Direct material? Variable cost. बराबर ना, जितना भी वेरिएबल एंड डायरेक्ट कॉस्ट है वो सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है. एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल. नाउ दे से दैट कैलकुलेट व्हाट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. चलो करें. ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11. पेज नंबर बोलो. 257. सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है बोलो, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे क्या लिखते हैं, बट यूनिट का इन्फॉर्मेशन होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ेंगे. नॉर्मली कॉलम में पर यूनिट एंड अमाउंट आता है, बट इस क्वेश्चन में पर यूनिट है क्या, चेक करो. नहीं है तो डायरेक्टली पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया तभी भी चलेगा, बस लिखो पर्टिकुलर्स एंड व्हाट अमाउंट. चलो फॉर्मेट बोलो स्टेटमेंट का, क्या फॉर्मेट है, सेल्स माइनस देन वी गॉट माइनस फॉर्मेट कंप्लीट हुआ. अब आगे का बोलिए. चलो सेल्स कितना है, वेरिएबल कॉस्ट. अभी वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी है ना, तो यहाँ लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसको निकालेंगे, बोलो क्या क्या है. फर्स्ट वन वाला वेरिएबल ओवरहेड्स कितने, नेक्स्ट वन डायरेक्ट मटेरियल कितना, कर लो टोटल 15, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो डायरेक्टली लिखेंगे 15 लाख, माइनस करके कितना मिलेगा, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, सिंगल है ना डायरेक्टली लिख सकते हैं 2,40,000. रिमेनिंग इज हाउ मच, यस 2,60,000. आई होप नो डाउट अप टू दिस. स्टेटमेंट बन गया. नाउ दे से दैट व्हाट, पहले क्या फाइंड आउट करना है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला contribution divided by sales into 100. what is the contribution, sales कितना, करो कैलकुलेट और बताओ. तो दिस इज अ 25% which is a PV ratio. तो लिखो PV ratio is equal to 25%. I hope no doubt. नेक्स्ट क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, अब पहले ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट 2,40,000. पीवी रेशियो कितना परसेंट है, चलो करो कैलकुलेट, कितना आया. एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन अ रुपीज इज इक्वल टू 9,60,000. अच्छा अब हम लोगों को समझो निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन अ यूनिट. क्या फॉर्मूला है उसका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. है क्या अवेलेबल, मत निकाल. पॉसिबल है तो दोनों निकालना है, अदरवाइज जितना जो फॉर्मूला पॉसिबल है वो फाइंड आउट कर. हो गया. अब क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वन इज यस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स दैट इज अ टोटल सेल्स माइनस व्हाट इज द टोटल सेल्स, ऑब्वियसली 20 लाख जो ऊपर देके रखा है, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट कितना, तो यस 10,40,000. तो लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू रुपीज, लिखना है रुपीज एक यूनिट से. इजी था बहुत, समझ में आया. गुड.
अभी कुछ बोला है क्या रुपीज में चाहिए? नहीं, आप रुपीज में निकाल के रखो। फिर इसमें कुछ अगर इवन गिवन नॉट गिवन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि आंसर रुपीज में चाहिए कि यूनिट्स में चाहिए, वो नहीं दिया है, तो आप कंपल्सरी रुपीज में फाइंड आउट करो, ठीक है ना। ओके, तो ये होगा रुपीज में। क्या आएगा यहाँ पे बोलो? पीवी रेशियो। व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? और हम लोगों ने प्रॉफिट कितना सोचा था? डिवाइडेड बाय व्हाट इज द पीवी रेशियो? करो, एडिशन करके डिवाइड करो। 5 लाख। तो ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू रुपीज व्हाट 5,20,000। हाँ या ना? समझा? फोर्थ वन क्या दिया है? दे से दैट फाइंड आउट प्रॉफिट, यस और नो? And sales is given. Profit when sales is 4,75,000. तो sell is equal to how much? 4,75,000. सही है, समझा ना? ओके, अब देखो अगेन सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? अब प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है, तो प्रॉफिट के बदले में प्रॉफिट ही लिखो। डिवाइडेड बाय व्हाट? पीवी रेशियो कितना परसेंट था? तो व्हाट्स द इंफॉर्मेशन अवेलेबल? सेल्स। तो सेल्स के नीचे लिखना 4,75,000। अब सॉल्व करना है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मल्टीडिविजन में यहाँ पे आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 4,75,000 इंटू 60% इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस प्रॉफिट। बोलो 2,85,000 इसका कैलकुलेशन है, इज इक्वल टू 2,40,000 प्लस प्रॉफिट। अब ये 2,40,000 यहाँ पे क्या होगा? माइनस, दैट इज 2,85,000 माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू पी। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज। खत्म, इजी है। तो देखो अगर आपको सेल्स दिया है तो प्रॉफिट निकालना है तभी भी सेम फॉर्मूला, और अगर प्रॉफिट दिया है सेल्स निकालना है तभी भी सेम फॉर्मूला। बस ये कैलकुलेशन भूलना मत कैसे करना है, क्योंकि सेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा तो प्रॉफिट एक्स आता है, मतलब प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, फॉर्मेट बोलो चलो। सेल्स माइनस, देन यू गॉट माइनस, देन हाँ या ना? चलो बोलो आगे का क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? जो जो अवेलेबल है वो लिखेंगे। बोलो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेल्स। कितना सेल्स है कंपनी ए में एंड कंपनी बी में? ठीक है, फिर क्या अवेलेबल है? दोनों का पीवी रेशियो अलग अलग है। ठीक है, तो मैं पीवी रेशियो थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ। पीवी रेशियो कंपनी ए का एंड ये कितना परसेंट लिखा हुआ सही है? बताओ पहले। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है कितना? अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिया। अब मुझे बताओ ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, और क्वेश्चन में तो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? पीवी रेशियो, है ना? अगर पीवी रेशियो है क्या? बट पीवी रेशियो है, ठीक है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है बोलो जरा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोथ द कंपनीज पूछा है, मतलब दोनों कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए एंड सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट पूछा है, ठीक है ना। बट अगर समझ लो हम लोगों को ये टेबल कंप्लीट करना है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे बता सकते हो? पीवी रेशियो का मीनिंग आपको पता है? आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में रिसीवेबल मैनेजमेंट के चैप्टर में पीवी रेशियो का वर्डिंग सुना था, और तब मैंने आपको बोला था कि पीवी रेशियो मींस डैश इन अ परसेंटेज। याद है किसी को? बोलो पीवी रेशियो का मीनिंग क्या होता है, जो हम लोगों ने रिसीवेबल मैनेजमेंट में किया था। ठीक है, वो सब छोड़ो, चलो याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करता है? हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है इन अ परसेंटेज एज कंपेयर टू सेल्स, है ना। तो अगर पीवी रेशियो 25% है, इसका मतलब इट इज अ कंट्रीब्यूशन इन अ परसेंटेज। हाँ, जो सेल्स है उसका इतना परसेंट मतलब कंट्रीब्यूशन मिलेगा। समझ में आया? तो पीवी रेशियो जो दिया है ना, वो इन्फॉर्मेशन है कंट्रीब्यूशन का, बट ये परसेंटेज में अवेलेबल है एंड इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। तो इसका मतलब 6 लाख का सेल्स है, उसके ऊपर अगर हम लोग 25% निकालेंगे, वी गॉट कंट्रीब्यूशन।
समझ में आया? सही है। ओके, फॉर्मेट में देखेंगे तो देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी गॉट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में दिया है 25, मतलब पीवी रेशियो है ना, 25% मतलब पीवी रेशियो है परसेंटेज में। तो अगर कंट्रीब्यूशन 25% तो सेल्स हमेशा कितना परसेंट रहेगा? 100। तो 100 मतलब कितना है? 6 लाख से। तो 25 मतलब कितना? वही लॉजिक अप्लाई होता है। अगर और सिस्टमेटिक लिखना है, 100 मीन्स व्हाट? 6 lakhs। तो 25 मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 lakhs इंटू 25 डिवाइडेड बाय व्हाट? 100 करके देखो, सेम उतना ही आएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन आया, बच्चे बाय मिस्टेक वेरिएबल कॉस्ट में लिख के रखते हैं, हो गया गड़बड़। 1,50,000। अब इस 6 lakhs में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, बोलो कितना? 4,50,000, राइट है। एंड 1,50,000 माइनस 90, हाँ राइट ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यू गॉट प्रॉफिट 60,000, हो गया। सेम कैलकुलेशन अब किसके साथ करेंगे? कर सकते हो क्या? बी लिमिटेड के साथ। ये किसका कैलकुलेशन था? ए का। बी का कैलकुलेशन क्या होगा? 100 मतलब कितना है बोलो? 6 लाख है। नहीं, ये क्यों लिखा पता है? मतलब आप 6 लाख इंटू 25 बोल रहे हो ना, ये लिखा क्योंकि आगे जाके यही कंसेप्ट यूज होता है, इसके लिए मैंने ये वर्डिंग लिखा, समझा? आगे जाके सब फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट ही यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 100 मतलब कितना है? 6 लाख है। पीवी रेशियो कितना है? 20 मतलब कितना? तो क्या करोगे बोलो? 6 lakhs मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आएगा कितना आता है? 4,80,000 फिर और 1,20,000 माइनस 80, 40। टेबल तो बन गया, कंप्लीट हो गया टेबल। समझा कैसे कंप्लीट किया? ओके। अब क्या क्या पूछा है बोलो? पीवी रेशियो निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। ब्रेक इवन पॉइंट ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला है, मतलब रुपीज में। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? अब मैं कंपनी ए का करके दिखाऊंगी। फिक्स कॉस्ट कितना है ए का, एंड पीवी रेशियो कितना परसेंट है? कितना आएगा? कितना? 2,60,000, सॉरी 3,60,000। बी का बोलो? 80,000 डिवाइडेड बाय कितना? अब लिखेंगे कैसे देखना, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू, कंपनी ए के लिए कितना आया था? 3,60,000। बी के लिए कितना आया था? इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ए बी एक साथ। सेकंड बोलो फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस, हाँ तो अभी ए कंपनी का एक्चुअल सेल्स कितना है? 6 lakhs, ये देखो 6 lakhs माइनस ब्रेक इवन पॉइंट 3,60,000, आंसर विल बी, बी का आप खुद निकालोगे, कर सकते हो ना। 6 lakhs माइनस 4 lakh, 2 lakh आएगा। थर्ड क्या पूछा है? सेल्स क्वेश्चन मार्क है, एंड प्रॉफिट कितना है? सही है। तो फॉर्मूला बोलो, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ओके पहले कंपनी ए का, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ए, प्लस व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी 90,000 ही है। बाय मिस्टेक ये मत लेना, ये प्रॉफिट यूज नहीं होता, टारगेटेड प्रॉफिट यूज होता है। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट था? 18। 1,80,000 डिवाइड बाय 25% करो, हाँ परसेंट। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.